नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित और आज राष्ट्रहित में मुद्दा है डेटा प्रोटेक्शन का। आप सोच रहे होंगे ये मुद्दा क्यों? ये मुद्दा इसलिए जरूरी है क्योंकि हम, आप और पूरा देश जो रोज फेसबुक, ट्विटर और तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट इस्तेमाल करता है, इसमें आपका डेटा इन्वॉल्व है। आप इसमें अपना डेटा देते हैं, आप कहां रहते हैं, आप क्या खाते हैं, आप कहां जाते हैं। इतना ही नहीं, सरकारें भी जो काम करती हैं उसका भी डेटा आजकल सब इंटरनेट पर उपलब्ध है। लेकिन इसका प्रोटेक्शन कहां है, यह बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी हो जाता है तब जब हम बात करते हैं कि हमारी निजता का हनन ना हो। भारत में डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया, लेकिन अब उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और इस मुद्दे पर कोई बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा। हम और आप भी ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि पिछले 3 सालों में डेटा प्रोटेक्शन के लिए और डेटे से जुड़ी हुई तमाम चीजों के लिए कितना खर्चा हुआ है? क्या आप जानते हैं कि कितने सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले बढ़े हैं डिजिटल इंडिया के भीतर? क्या आप जानते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन बिल न होने के चलते कैसे समय समय पर हमारे डेटा का गलत इस्तेमाल किया जाता है और तमाम वो कंपनियां मुनाफे के लिए हमारे डेटा का इस्तेमाल करती हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो आज इस कार्यक्रम में हम इसी पर बात करेंगे और राष्ट्रहित में हम यह बात भी करेंगे सरकार क्यों डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर इतनी उदासीन है। 2018 में यूरोपीय संघ ने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जीडीपीआर लागू किया था। बढ़ते साइबर क्राइम्स और लोगों के साथ जो डेटा कंपनियां छेड़छाड़ करती हैं उससे जुड़े हुए भी तमाम कदम उठाने की बात कही गई थी। लेकिन आज की तारीख में यह बिल ठंडे बस्ते में है और इसका जिक्र आपको कहीं होता हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति, जिसको जेपीसी भी कहते हैं, उसके संशोधनों और बिल अटका रहा। फिलहाल सरकार ने संसद से इसको वापस ले लिया है, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी की जो हालत है वो उसमें सुधार कोई नहीं हुआ। एक आंकड़ा मैं आपको इस कार्यक्रम में बताना चाहूंगा राष्ट्रहित में। 2018 में 27,000 से ज्यादा ये मामले थे जो 2020 में 50,000 से भी ज्यादा हो गए, यानी लगभग डबल। भारत में साइबर सिक्योरिटी पर जो खर्च है वो 2019 में करीब 15,000 करोड़ रुपए था, जो 2022 में 24,000 करोड़ तक पहुंच गया। इसका जो बढ़ोतरी है उसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज आज मैं इस कार्यक्रम में आपको बताने जा रहा हूं और वो ये कि हमारे सहयोगी ने हमें इसके बारे में जानकारी दी कि सरकारें कितनी उदासीन है डिजिटल इंडिया को लेकर, मोदी जी के सपने को लेकर। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएंगे कि जो सरकारी वेबसाइट होती हैं उसमें भी बहुत ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है। वो हमारे एक सहयोगी जुड़ेंगे, वो आपको बताएंगे कि किस तरह की लापरवाही उत्तर प्रदेश में बरती जा रही थी, सचिवालय में बरती जा रही थी। हालांकि बाद में आनन फानन में उसको दुरुस्त भी किया गया। तो आज का राष्ट्रहित इस बात से कि डेटा प्रोटेक्शन को लेकर सरकार इतनी उदासीन क्यों है, जब सब कुछ डेटा पर है, जब फेसबुक, ट्विटर से ही सब कुछ होना है, जब तमाम नेता ट्विटर पर ही अपनी बात रखेंगे और लोगों से जुड़ने का एकमात्र माध्यम सिर्फ ट्विटर हो जाएगा, तो फिर इसमें जो डेटा इस्तेमाल होता है उसका प्रोटेक्शन क्यों नहीं? यूरोपीय यूनियन ने क्यों इसको इतनी संवेदनशीलता से लागू किया और रेगुलेट जो हो रही है पूरी व्यवस्था उस पर निगरानी की जा रही है? गाहे बगाहे इस बात की आवाज उठती है कि डेटा प्रोटेक्शन को लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि आपको फोन किया जाता है गलत नंबरों से, आपको परेशान किया जाता है और अलग अलग तरह से आपको हरेस किया जाता है। सेक्सुअल हरेसमेंट के जो मामले हैं वो 6300% बढ़ गए हैं इस बिल की ना होने की वजह से। तो आज राष्ट्रहित में हम इसी की बात करेंगे क्योंकि ये हम और आप सबसे जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि आजकल डेटा के बिना कुछ नहीं होता। हमारे आपके फोन में अगर इंटरनेट खत्म हो जाए तो हमें तुरंत उसको रिचार्ज कराना पड़ता है, नहीं तो हमको बेचैनी होने लगती है। 2 मिनट अगर हम इंस्टाग्राम चेक ना करें, फेसबुक चेक ना करें तो दिक्कत हो जाती है। और ये सारी कंपनियां विदेशों में बैठी हैं, हमारा डेटा इन कंपनियों के पास है और इन कंपनियों को किस तरह से इस डेटा को इस्तेमाल करना चाहिए
इसके लिए हमारे पास कोई रेगुलेशन नहीं है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, साइबर एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे हमारे साथ। दिनेश त्रिपाठी जो लखनऊ से जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी हैं। हमारे साथ अमित त्रिपाठी हैं जो साइबर एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ेंगे, अभी जुड़े नहीं हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र भट्ट जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। हमारे साथ यादवेंद्र मिश्रा जो अध्यक्ष हैं सचिवालय संघ के, वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजकिशोर तिवारी अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ के हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी को लेके, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो साइबर क्राइम 300% बढ़ा और डिजिटल इंडिया में जो साइबर के जरिए जो हर सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है वो 6300% बढ़ा, तो ये क्यों बढ़ा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और डेटा प्रोटेक्शन बिल पर इतनी उदासीनता भारत में क्यों बरती जा रही है, क्यों इसको लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। 44% साइबर क्राइम 2020 में सिर्फ उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में हुए हैं। यह नंबर बहुत ऐसा नहीं है कि इसको सुनने के बाद नकार दिया जाए। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में 44% साइबर क्राइम में इजाफा हुआ, और महिलाओं के प्रति ऑनलाइन अपराध में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले होते हैं उसमें साइबर के जरिए जो मामले हो रहे हैं उसमें महाराष्ट्र अव्वल है। 388 साइबर स्टॉकिंग के और सेक्सुअल हैरेसमेंट के 612 केस 2020 में दर्ज हुए थे। 2022 में जब हम बात कर रहे हैं इसको लेके, तो यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया है। तो बहुत ज्यादा जरूरत है इस बिल की, और इसको लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए, और यह भी समझना चाहिए जो कि साइबर फ्रॉड के मामले हैं दूसरी जगहों पर अलग अलग तरह से, जिस तरह से आइडेंटिटी शिफ्ट और यौन उत्पीड़न, एक्सटॉर्शन, पायरेसी जैसे मामले हैं, इसमें भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। अगर आप अखबार देखें, वेबसाइट्स देखें, तो आप ये देखेंगे कि कितने बड़े पैमाने पर अलग अलग तरीके से साइबर ठगी की जाती है। आपके बैंक से पैसा निकाल लिया जाता है, जो आप थर्ड पार्टी के जरिए पेमेंट करते हैं उसमें ठगी हो जाती है। जो लोग समझदार हैं, जानकार हैं, उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो लोग आम हैं, क्योंकि आजकल तो आम आदमी के हाथ में भी फोन है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट की व्यवस्था है, तो उनके लिए भी यह जरूरी है कि उनके लिए एक बिल हो, और वो बिल आया भी था, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लखनऊ सचिवालय से जो हमारे पास खबर आ रही थी, वो भी हम इसमें जिक्र करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी के जरिए, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि सचिवालय की खबर में दरअसल कितनी सच्चाई है। क्या वाकई में वहां पर वेबसाइट समय समय पर अपडेट नहीं होती, क्योंकि डिजिटल इंडिया अगर है तो वहां तो रोजाना यह अपडेट होना चाहिए। तो अपने मेहमानों के पास सीधे चलेंगे, हम कहेंगे अपने टीम से कि उनको इंट्रोड्यूस किया जाए स्क्रीन पे, और हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामले इतने बढ़ क्यों रहे हैं। हमारे साथ अमित त्रिपाठी जी को छोड़ के बाकी लोग मौजूद हैं। दिनेश जी हैं हमारे साथ वीरेंद्र भट्ट जी हैं, यादवेंद्र जी हैं और राजकिशोर जी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत राष्ट्रहित में। दिनेश, पहले मैं आपसे ही समझना चाहूंगा जो आपने आज बताया दिन में, जिसकी वजह से मैं ये शो कर रहा हूं आज राष्ट्रहित का, कि क्या मामला था सचिवालय में। क्योंकि डिजिटल इंडिया की जब बात होती है तो डिजिटल इंडिया में तो एक एक कदम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां पर तो पलक झपकते ही चेंज हो जाती हैं चीजें, और यहां पे तो डेटा चोरी से लेके और जाने कितने तमाशे हो रहे हैं। तो आप बताइए सबसे पहले कि आपके पास क्या जानकारी है, और आप क्या बता रहे थे कि सचिवालय में किस तरह की चीजें हुई, लापरवाही बरती गई। एक साल 5 महीने पहले योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का गठन हुआ जी, लेकिन उससे पहले कार्यकाल में सरकार ने करोड़ों रुपए विभाग को डिजिटाइज करने में खर्च किया। लेकिन अभी तक ये स्थिति है कि दूसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण हो जाता है, मंत्रियों के विभाग बढ़ जाते हैं, मंत्री अपने अपने विभागों में काम करते 5 से 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन अभी वही पुराना डाटा चल रहा है। सचिवालय के जो भी साइटें हैं, एसओडी हो या मंत्रियों के अलग अलग विभागों का मामला हो, सभी विभागों में वही अभी पुराना डाटा चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिए थे, उनकी वो अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सरकार में नहीं है, लेकिन उनका भी नाम उप मुख्यमंत्री के बतौर अभी भी सचिवालय की साइट पर चल रहा है।
दारा सिंह चौहान वो मंत्री पद से हट गए हैं, सरकार से अलग हो गए हैं। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल हो गए थे, लेकिन उनका भी नाम अभी भी सचिवालय की साइड में चल रहा है, बतौर वन मंत्री दारा सिंह चौहान चल रहा है। और यही नहीं, मंत्रियों के विभागों के लिए जो डिजिटल लेटर फॉरवर्ड करने का साइट होता है, वो भी अभी उन्हीं मंत्रियों के नाम है जो पिछले सरकारों में थे। अगर कोई भी मंत्री चाहे, वो दारा सिंह चौहान हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, अगर वो चाहे कि वर्तमान विभागीय मंत्री कोई पत्र लिखता है, तो उस पे वो इन लोगों की बिना अनुमति के भी पत्र लिख के उस पे काम कर सकते हैं। ये स्थिति है। आज जबकि न्यूज पर खबर चली है सुबह, उसके बाद आनन फानन में सचिवालय, सभी सचिवालय ने, एसओडी ने, अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन ने विभाग की सारी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। अब उस पर कार्रवाई शुरू हुई है कि सभी अब नए तरीके से मंत्रियों के और विभागीय अधिकारियों की साइटें बनेगी, उस पर उनका नाम दर्ज होगा। लेकिन 5 साल बीत गया, करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किया इस साइट के लिए, विभागों को डिजिटल करने के लिए, लेकिन आज तक वो डिजिटल नहीं हो पाया। जो मुख्य विभाग है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंशा के अनुरूप डिजिटल करने के लिए, उत्तर प्रदेश के डिजिटल करने के लिए करोड़ों रुपए विभागों को खर्च कराए। अच्छी बात है दिनेश कि कम से कम खबर हमने चलाई और राष्ट्र हित में जब ये मुद्दा उठाया तो कम से कम ये तो हुआ। अच्छी बात है ये। हमारे साथ और भी मेहमान हैं। वीरेंद्र गोमती लगाते हैं, लेकिन वो भी मोबाइल के ऑनलाइन पैसे लेते हैं। लेकिन करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है और उनका सचिवालय प्रशासन या वो मंत्री उठता नहीं है ना। डेटा प्रोटेक्शन बिल का मुद्दा कहीं उठा नहीं ना। हमारे साथ वीरेंद्र भट्ट जी हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। ये जो डेटा का मुद्दा हमने उठाया आज राष्ट्र हित में, इसके पीछे के कारण तो आप खुद भी समझ रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि बहुत सारे बिल संसद में जाते हैं और वो हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं। उसी में से एक डेटा प्रोटेक्शन बिल भी है। मैं आपसे इसकी प्रासंगिकता के बारे में समझना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होंगे कि भाई आज का मुद्दा तो बड़ा राजनीतिक कुछ और है, ये डेटा प्रोटेक्शन बिल कहां से आ गया, इसका जिक्र कहां से हो रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि डेटा तो आजकल नेताओं के भी इधर से उधर हो जाते हैं। इस बिल की प्रासंगिकता आप किस तरह से देख रहे हैं आज की तारीख में? बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। और नवंबर 2021 में जस्टिस श्री कृष्णन ने ये डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट फाइनलाइज कर दिया था, गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया था और ये बिल इस सत्र में टेबल हुआ था। लेकिन जो आईटी मिनिस्टर ने उस बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया। उस बिल में लेकर के तमाम विवाद हैं। उसमें यह अभी तय नहीं है कि गवर्नमेंट इसमें कौन सा डेटा पर्सनल है, कौन सा नॉन पर्सनल है, और उसमें जो स्टेट को सारी जवाबदेही से मुक्त रखा गया है। स्टेट माने भारत सरकार, इंडियन नेशन स्टेट, सब स्टेट सॉवरेन है। तो स्टेट की क्या जवाबदेही होगी, स्टेट अपने नागरिकों के डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो प्राइवेसी है, जो निजता है, उसको एक मूल अधिकार माना है, प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना है। 2 मामले अभी हाल में आए हैं। एक तो दिल्ली पुलिस के पास ये फेशियल रिकॉग्निशन का एक सॉफ्टवेयर है। यदि केवल आपकी आंख की फोटो खींच ली जाए तो उसके जरिए, यदि आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं उस डाटाबेस में या आधार कार्ड है, आपका फोटो मिल जाएगा, तो उससे आपका डाटा पूरा आ सकता है। दूसरी चीज, अभी आपने हाल में देखा होगा, गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया था कि जैसे ही कोरोना का जो थर्ड जो डोज है ये पूरा हो जाए, तो हम नागरिकता कानून के रूल्स को फ्रेम कर देंगे और उसके बाद सीए का काम शुरू हो जाएगा। तो इससे ये लगता है कि वैक्सीनेशन के जो हुआ है उसमें आधार कार्ड लगाना कंपलसरी था। बिना आधार कार्ड के वैक्सीन नहीं लग रही थी। तो सरकार ने वैक्सीनेशन के जरिए सेंसस का डाटा लगता है कि सरकार के पास आ गया है और सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। और सरकार इस काम को पूरा करने के पहले डाटा प्रोटेक्शन बिल शायद लाने की मंशा नहीं है।
और एक अच्छा। बात और अमित शाह जी ने कही है हाँ, कि जो अगली सेंसस होगी 2031 में, हाँ। तो उसमें जो है राज्य कर्मचारी या सेंसस या जनगणना विभाग के कर्मचारी घर घर एक नहीं जाएंगे, हाँ। और सारी सेंसस डिजिटल की जाएगी। और अच्छा। चूंकि डाटा हमारे पास होगा तो बिल्कुल। डिजिटली हम ये कंफर्म कर लेंगे कहाँ कितने नागरिक हैं। तो ये सारे विषय जुड़े हुए हैं। और एक बात और हुई है, आज से 2 साल पहले आरबीआई ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, फिनटेक कंपनीज हैं, और बैंकों को ये आदेश दिया था कि आपका जो डाटा स्टोरेज जो भी आप सिंगापुर में करते हैं या यूरोप में करते हैं, तो डाटा स्टोरेज अब आप इंडिया में करिए। इंडिया में तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पास इतने बड़े सर्वर नहीं है, अच्छा। क्लाउड के सॉफ्टवेयर में करिए। हाँ। तो खैर उसका कंप्लायंस तो हो गया। हाँ। और अब लगभग 99% डाटा इंडिया में स्टोर हो रहा है। लेकिन डाटा चोरी का आलम यह है कि आप अगर अपने गूगल में जाकर के, फेसबुक में जाकर के अगर शर्ट कोई सर्च करने लगेंगे तो आपके पास साल भर दुनिया की सारी गारमेंट कंपनी के विज्ञापन आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहीं कार सर्च कर लिया तो कार आपके आने लगे, फोन भी आना शुरू हो जाएंगे। कोई निजता नहीं बची है। मतलब आपके मन में क्या है बहुत आसानी से कोई पढ़ सकता है, आलम ये है सही। और इसको एक तरीके से आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है, यानी मोटिव यही है, या तो आपको ठग लेंगे या फिर आपकी जो आइडेंटिटी है उसको चुरा लेंगे ये लोग। बिल्कुल सही बात है। यादवेंद्र जी हमारे साथ हैं, सचिवालय संघ के अध्यक्ष हैं। यादवेंद्र जी आपका स्वागत है डिबेट में। और अगला प्रश्न आपसे मेरा यह है, एक तो ये जो अभी हमारे सहयोगी ने दिनेश त्रिपाठी जी ने कहा, एक तो मैं इस पे आपका जवाब चाहूंगा, और दूसरा ये कि कितना बड़ा विषय है ये कि हमारे पास कोई ऐसा बिल नहीं है जिससे कि हम इस तरह के थेफ्ट को रोक सकें। जो हमारी आइडेंटिटी है उसको ही आदमी चुरा ले रहा है आजकल हमारी कोई निजता बची नहीं है, और इसको लेकर हमारे पास कोई ऐसा मजबूत कानून भी नहीं है। और इतने ज्यादा साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं जिसमें सेक्सुअल जो क्राइम है उनकी तो तादाद 6300% से ऊपर निकल गई है। क्या कहेंगे आप? और सरकारी डेटा तो सब कुछ आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, वो तो बहुत ज्यादा खतरे में। बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारा अपना भी एक्सपीरियंस लगभग सचिवालय में मैंने ये महसूस किया कि जैसे ही कोई सेवानिवृत्त होता है तो सेवानिवृत्त होने के साथ ही उसके पास में तरह तरह के फर्जी लोगों के फोन आना शुरू हो जाते हैं। फोन आके डाटा क्या कहाँ से रहा है, या तो ये जा रहा है ट्रेजरी से और या ये जा रहा है बैंकों से। हाँ। इस तरीके के सचिवालय में कई फ्रॉड हुए। अच्छा। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई अदर सर्विसेज से सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके खातों से पैसा निकल जाता है। वो होता ही है कि सामान्य नागरिक भी उसमें फंसता है, कर्मचारी भी फंसता है। अभी जैसे आपकी रिपोर्ट में एक बात आई कि सचिवालय प्रशासन विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पे पुराने डाटा चढ़े हुए हैं, मंत्रियों के नाम चढ़े हुए हैं, उप मुख्यमंत्रियों के नाम चढ़े हुए हैं। आप लोगों ने जब इसको हाईलाइट किया तो सरकार ने बाध्य होकर के, विभाग ने बाध्य होकर के उस डाटा को रेक्टिफाई किया। यह स्थिति उत्पन्न ही क्यों हुई? बड़े बड़े भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अपर मुख्य सचिव के रूप में बैठे हुए हैं, प्रमुख सचिव के रूप में बैठे हुए हैं, रोज वह अपने विभाग की साइट खोलते हैं। हाँ। खोलते समय यह सारे उनके सामने सारी चीजें गिरती हैं, लेकिन देखने के बावजूद अगर उसको इग्नोर किया जा रहा है तो ये सरकार के लिए चिंता का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर फोकस की बात की जाए तो 98% सचिवालय जो है डिजिटल हो चुका, और सारी ई ऑफिस के माध्यम से पत्रावली ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रही है। अच्छा। मुख्यमंत्री जी और सचिवालय प्रशासन विभाग लगातार इसकी मॉनिटरिंग करता है, डाटा मांगता रहता है। लेकिन इतनी बड़ी ब्लंडर हो जाए कि उप मुख्यमंत्री की जगह पे पूर्व उप मुख्यमंत्री का नाम दर्ज हो, मंत्री जो पूर्व है उनका नाम वहां पे दर्ज हो, तो इसका मतलब IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भी इस पे गंभीरता से कार्य नहीं कर रहा। विभागों की बात छोड़ दी है जिसकी वास्तव में जिम्मेदारी बनती है कि वो भी ढंग से काम नहीं कर रहा, वो भी ढंग से काम नहीं कर रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जो डिजिटल इंडिया का जो उनका सपना है उस पे कम से कम पलीता लगाते नजर आ रहे हैं ये अधिकारी। बिल्कुल सही बात है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत तो यही सोच कर हुई थी ना कि बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे हम। अब उसकी कुछ दुश्वारियां भी होती हैं। कोई अच्छी चीज होती है तो उसमें कुछ एक उसका स्याह पहलू भी होता है, और उसका एक पहलू यह है कि उसको आप चुरा सकते हैं, आपकी आइडेंटिटी को चुराया जा सकता है, उसके बाद उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और आपको पता भी नहीं होगा। जो बात अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो पत्रकार हैं वीरेंद्र भट्ट साहब उन्होंने बताया। हमारे साथ अध्यक्ष हैं राज्य कर्मचारी संघ के, वो भी जुड़े हुए हैं,
स्वागत है राजकिशोर तिवारी जी आपका। ये जो कर्मचारियों का डेटा है या कर्मचारी या सरकारी जो डेटा है उसको लेके इतनी उदासीनता एक तो बढ़ती जा रही है, एक तो मेरा प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है, और दूसरा प्रश्न ये है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल की प्रासंगिकता पर आप क्या कहना चाहते हैं? नाम हमारा हरिकिशोर तिवारी है। जी जी, हाँ जी, माफी के साथ मैं नाम सही करवाता हूं आपका। जी बताइए। देखिए, जो अभी यादवेंद्र जी कह रहे थे वही बात है। मेरा अभी पास पड़ा हुआ था बनने के लिए सचिवालय में। अच्छा। परमानेंट पास हम लोग 4 वर्ग के बनते। हाँ। तो 1 हफ्ते तक इसलिए नहीं बन पाया कि वहां आउटसोर्सिंग पे दूसरे उनको उसको दे रखा है उन्होंने, मशीन जो है दूसरे की लगी हुई वहां कंट्रैक्ट बेसिस पे। अच्छा। वो खराब हो गई, वो खराब हो गई। तो 1 हफ्ते तक किसी का पासिस विधान परिषद का विधानसभा का नहीं बन पाया। हाँ। आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है, बिल्कुल सही बात, इनको लगा रखा है। बात करें अगर हमारे भागों की, मैं पीडब्ल्यूडी में रहा, तो पीडब्ल्यूडी में और दूसरे भागों में जहाँ कंट्रैक्टर सिस्टम है, जहाँ ठेकेदारी सिस्टम है, वहां पर जो बड़े बड़े अधिकारी आज की तारीख में है, उसको हैक कर लेते, खुद हैक कर लेते। अच्छा। और उसके बाद में जिसको चाहते हैं उसको उसका कमी निकालकर, पहले होता टेंडर पड़ते थे, वहां लोग आते थे, उनका सील बंद होता था, लिफाफा ये सब खुलता था। अब वो सब जान जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और उसके बाद में उसी हिसाब से उसको देना होता है, जिसका ऊपर से झंडी होती है उसको कर देते हैं, और वो चिल्लाते रहते हैं बाकी के लोग। तो ये डिजिटाइजेशन हुआ, एक अच्छा हुआ हमारे यहाँ जो चल रहा है, जो आज की तारीख में चल रहा है। अच्छा। जो कहने को तो 0 टॉलरेंस है, लेकिन चल रहा है, खूब जम के चल रहा है। दूसरी सारे भागों में यही हालत है। और तीसरा ये कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि भाई डिजिटाइजेशन कहाँ हो रहा है, हमारे जो लोग हैं पूरे देश की अगर हम बात करें तो लोग इलिटरेट बहुत हैं हमारे। हाँ, बिल्कुल, के लोग बिल्कुल। 70% तो आप ही कहते हैं कि 70% लोग जो है देहात के हैं। हरिकिशोर जी, हमने कल एक इशू पे राष्ट्रहित का कार्यक्रम किया था, आज वो गिरफ्तारी हो गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है नोएडा पुलिस की, वो हम सीधे चलते हैं वहां पे। नोएडा में गिरफ्तारी हुई है लंगड़ा त्यागी की, जिसने अभद्रता की, जो गुंडा है उसको गिरफ्तार किया गया आज मेरठ से। सीधे चलते हैं, क्या कह रही है पुलिस। नोएडा में जो कुछ भी हुआ पिछले करीब 4 दिन से, हमने कल कार्यक्रम भी किया था राष्ट्र हित का उसमें, और उस मामले में पुलिस ने मेरठ इस लंगड़ा त्यागी यानी श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया आज सुबह। और गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में पुलिस ने गंभीरता बरती। पुलिस अब इस पूरे मामले में बता रही है कि वो क्या कर रही है। अभी कुछ तकनीकी परेशानी की वजह से हम नहीं जुड़ पा रहे हैं इस कार्यक्रम में, फिर हम डिबेट पे आते हैं। हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, अगर वो आता है तो हम जरूर दिखाएंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इस तरह की जो डेटा से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही हैं और वो वक्त के साथ बढ़ेंगी, क्योंकि लोगों की निर्भरता इसके ऊपर बढ़ रही है। आजकल आप देखेंगे तो चारों तरफ सिर्फ लोग फोन लेकर अपने आधे से ज्यादा घरेलू काम फोन के जरिए निपटाते हैं, चाहे वो बिल भरना हो, चाहे वो किसी से बात करना हो, चाहे वो पैसे निकालना या पैसे किसी को देना हो, या टिकट बुक करना हो। और सारे काम आजकल आप फोन और इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, और इन सारे कामों में आपको अपना डेटा देना पड़ता है। आप कहां से हैं, आप क्या करते हैं, आपका नाम क्या है, आपका पूरा ब्यौरा ये ऐप और तमाम तरह की चीजें जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने फोन में वो मांगते हैं। इवन जब आप कुछ सामान भी खरीदते हैं किसी मॉल में जाके, वहां पर भी आपका डेटा लिया जाता है। और सरकार भी आपका डेटा लेती है। आधार कार्ड बनाने के लिए आपका डेटा लिया गया, अगर आप कोई टीका लगवाते हैं तो भी बायोमेट्रिक के जरिए आपका डेटा लिया जाएगा, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, आपकी आंखों की पुतलियों की डेटा अपने पास जमा किया जाएगा। और यह डेटा कहां रखा जाता है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और उसकी सुरक्षा उससे भी बड़ा प्रश्न है। यह जो मुद्दा है, जिस बिल की बात हम कर रहे हैं, डेटा प्रोटेक्शन बिल, यह उसी से जुड़ा हुआ है। यानी आपका अपना डेटा जिसको राष्ट्र हित के नाम पे लिया गया, उसकी सुरक्षा को लेकर सरकार के पास क्या कानून है। और यह बहुत जरूरी चीज है। एक बार फिर से बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अब आ गई है, तो हम दोबारा कोशिश करते हैं कि अगर आप तक वो सही तरीके से पहुंच पाए। यूज करते हुए इसके द्वारा एक भय का वातावरण अपने आसपास उत्पन्न किया गया, और इसके लिए उसमें गैंगस्टर एक्ट में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसकी तमाम ऐसी संपत्तियां हैं जो अनअकाउंटेड हैं और जो इनलेजिटिमेट मीन्स हैं, उसमें भी आगे करके हम लोग कार्रवाई करेंगे।
सर एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि कितनी गाड़ियां 5 गाड़ियां मैंने उसमें नोट में दिया है। उसमें 2 फॉर्च्यूनर, 2 सफारी और 1 होंडा सिविक। ये सारी गाड़ियां इसके नाम ही है, इसके नाम कुछ इसके नाम है, कुछ इसकी पत्नी के नाम। सर जैसा कि अभी आपने सवाल पूछा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम इन्होंने खुद ही बताया, जो उन्होंने स्टिकर उपलब्ध कराया, क्या उनका भी नाम कहीं शामिल किया जाएगा? जिसको हम लोग वेरीफाई करेंगे और जैसी एविडेंस आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर एक सवाल है कि इसके खिलाफ 9 मुकदमे हैं और उसके बाद भी इसको सरकारी गनर कैसे मिल गया? इस पूरे गनर की जो प्रावधान है और जो सुरक्षा इसको 2001 तक मिली, वो सीमावर्ती जनपद गाजियाबाद से मिली। उसके बारे में ऑलरेडी एक हाई लेवल पर इंक्वायरी की जा रही है। सर आपने इससे पूछताछ की है क्या? इससे नोएडा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। नोएडा पुलिस का कहना है कि बड़ी गिरफ्तारी के बाद बता रहे हैं कि किस तरह से श्रीकांत त्यागी ने अपने इर्द गिर्द एक तिलिस्म रचा और इस तिलिस्म में नेता, पुलिस, आम आदमी सब फंस गए। एक दहशत का माहौल उसने अपने आसपास पैदा किया, ऐसा माहौल जिसने आज की तारीख में सत्ता पक्ष को शर्मिंदा कर दिया। आज बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, पुलिस बता रही है कि किस तरह से उसने अपने आप को तैयार किया और उसमें आपने अगर सुना होगा तो स्वामी प्रसाद मौर्य का भी सवाल था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर हम अपने इशू पर आते हैं जिस पर हम डिबेट कर रहे थे। जब भारत मां का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। मैं भी आपके साथ रहूंगा अपने हाथ में तिरंगा लिए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम लौट आए हैं ब्रेक से। राष्ट्रहित में आज
बात हो रही है डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई, डेटा प्रोटेक्शन बिल से जुड़ी हुई। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं और बात इस बात की हम कर रहे हैं कि क्या डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार के पास मजबूत उपाय नहीं होने चाहिए। हालांकि इसको लेकर कई बातें, एक मैं मेहमानों के पास जाने से पहले आपको एक आंकड़ा ज़रूर देना चाहूँगा। साइबर सिक्योरिटी जो है उसमें भारतीय बैंकिंग, फिनांस, इंश्योरेंस, आईटी कंपनियां हर साल करोड़ों इसके बारे में खर्च करती हैं, इसके लिए खर्च करती हैं। और इसमें निजी सर्वर का जो खर्च है वो डेटा इंस्क्रिप्शन और फायरवॉल जैसे उपायों के लिए शामिल किया जाता है। लेकिन इन तमाम जद्दोजहद के बावजूद डेटा चोरी होता है, बड़े पैमाने पर होता है। और इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो ये है कि 2020 से लेके अगर 2022 के आप आंकड़े देखें तो आप चौंक जाएंगे। ये आंकड़े भयावह हैं। इन आंकड़ों की बढ़ोतरी का प्रतिशत भयावह है। बड़े पैमाने पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और आए दिन इस तरह के मामले आप रोजाना देखते होंगे अखबारों में और अपने आसपास, जिसमें जो दर्ज मामले होते हैं, पहले तो बहुत सारे मामले दर्ज नहीं होते, जो मामले दर्ज होते हैं उसमें करीब 10,395 मामले साइबर फ्रॉड के दर्ज हुए 2020 में। उसमें से 4,047 केस जो थे वो सीधे ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़े हुए थे, यानी किसी का पैसा चुर गया ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए, किसी ने फ्रॉड कर लिया थर्ड पार्टी ऐप के जरिए। इस तरह से ये मामले करीब 4,047 थे, जो 10,395 मामले दर्ज हुए थे उसमें से। इसके अलावा साइबर क्राइम्स का जो दूसरा सबसे बड़ा मोटिव जो मैंने पहले भी जिक्र किया वो ये आइडेंटिटी थेफ्ट का है, जिसका जिक्र हमारे मेहमान भी कर रहे थे। उसके मामले करीब 5,110 के आसपास हैं। मेहमान हमारे साथ अगर हैं तो उनको आप स्क्रीन पे लाइए। आइडेंटिटी थेफ्ट के जो मामले हैं, इसके अलावा कर्नाटक में इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा सामने आए और यूपी भी इसमें अव्वल नंबर पे है। तो साइबर फ्रॉड में 3,316 मेहमानों के साथ तेलंगाना भी है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वैसे तो जुड़ना एक साइबर एक्सपर्ट को भी था, लेकिन वो अभी नहीं है। ये एक चीज़ वीरेंद्र जी, आप ये बताइए, आपने कहा कि इसको लेके बहुत ज़्यादा सरकार गंभीर नहीं है, शायद इसीलिए वो इस तरह की चीज़ें कर रही है। क्या इसको क्योंकि ये एक समंदर है और पूरी दुनिया इससे कनेक्टेड है, इसके बहुत लाभ भी हैं, लेकिन मैं इसके नुकसान की बात करना चाहता हूं जिससे कि दर्शक ये समझ पाए कि सरकार इसको जितना ठंडे बस्ते में डाल रही है उतनी दरअसल जरूरत है नहीं है। उतना ही जरूरी आज की तारीख में हो गया है जितना खाना पीना या उसके ऊपर जो जीएसटी और टैक्स लिया जाता है, उतना ही जरूरी है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल पे भी आप गंभीर रहें। साइबर क्राइम और डाटा प्रोटेक्शन दो अलग अलग विषय हैं जी। जैसे चाइना और पाकिस्तान का लगातार इंडिया के साइबर नेटवर्क पर अटैक लगातार होता है। हाँ। और चाइना के हैकर्स दुनिया में बदनाम है कि वो ये काम करते हैं। हाँ। तो हैकिंग को तो और जो साइबर क्राइम ये हो रहा है, इसको तो आप अपने सॉफ्टवेयर को और अपने नेटवर्क को एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए ही प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ये एक विषय है। इंडिया में जो काम हो रहा है आप डिजिटल इंडिया का, इसमें जो सरकार का काम हुआ है इसके बारे में लोगों को जानकारी कम है। मैं आपको बता दूं, पिछले फाइनेंशियल ईयर का डाटा है कि इंडिया में जो कैशलेस ट्रांजैक्शन की संख्या थी 600 बिलियन और जो टोटल अमाउंट इसमें इन्वॉल्व था वो था 84 लाख करोड़। भारत सरकार पिछले 6 साल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 23 लाख करोड़ रुपया लोगों के खाते में देश भर में सीधे भेज चुकी है। यूपी में ये राशि लगभग 3.25 लाख करोड़ है। अगर मैं आपको मोटा एग्जांपल दूं, केवल प्राथमिक शिक्षा विभाग में 1,92 लाख बच्चों के खाते में 1,100 रुपए पर हेड के हिसाब से स्कूल यूनिफॉर्म, जूते और स्वेटर और अन्य वस्तुओं के लिए एक टोकन मनी भेजा गया, लगभग 4,000 करोड़ रुपया जी। और ये 4,000 करोड़ रुपया अगर सरकारी विभाग के माध्यम से जाता तो आधा कम से कम अफसरों की जेब में चला जाता। लेकिन ये 4,000 करोड़ रुपया सीधे गरीब लोगों के खाते में पहुंचा। और आपको याद होगा, आप उस समय खैर आपका जन्म नहीं हुआ था, 85 में राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा था दिल्ली से हम अगर 1 रुपया भेजते हैं तो प्रदेश में 15 पैसे पहुंचता है। और अभी परसों खबर आई है, यूपी में भी जो पीएम किसान सम्मान योजना का पैसा जा रहा था उसमें लगभग 9,000 करोड़ रुपया ऐसे खातों में चला गया जो लाभार्थी मर चुके हैं। हाँ। तो कम से कम डिजिटल इंडिया के माध्यम से ये फायदा हुआ कि ऐसे लोगों की जल्दी जो है बहुत समय रहते पहचान हो गई। तो डाटा प्रोटेक्शन और हैकिंग
और डिजिटल इंडिया के होने के लाभ। और जहां तक यूपी की बात आप कर रहे थे, यूपी में हर विभाग ने फैशन के तरीके से वेबसाइट तो बना ली है, लेकिन यूपी में फाइनेंस डिपार्टमेंट के अलावा किसी विभाग की वेबसाइट का मेंटेनेंस नहीं होता। और यूपी में एक सरकारी निगम है यूपी डेस्को, ये काम उसको दिया जा सकता है और वो कोई विभाग का काम करता भी है। भारत सरकार की एक संस्था है NIC, उसका भी बहुत बड़ा जो है स्टेब्लिशमेंट लखनऊ में है। तो ये वेबसाइट का अपडेशन बहुत बड़ा काम है। अब जैसे आप अभी अगर वेबसाइट खोलें हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, तो वो साइट खुलेगी ही नहीं बहुत देर तक। तो बिल्कुल, अगर कहीं खुल गई तो आपको डाटा नहीं मिलेगा। इरिगेशन डिपार्टमेंट में मैंने पिछले 30 सालों में दर्जनों खबरें लिखी हैं कि पिछले 30 साल में कितने प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए और उनको 5 साल में पूरा होना था, वो 30 साल में पूरे नहीं हुए। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने आज ये डाटा ही गायब कर दिया अपनी वेबसाइट से कि उसके कितने प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं, वो कब सैंक्शन हुए थे, उनकी मूल लागत क्या थी, और 20 साल जो विलंब हुआ है उसके बाद उनकी लागत क्या, अभी डाटा नहीं है। पीडब्ल्यूडी को हर साल कम से कम 35 से 40 हजार करोड़ रुपया 4 बार तिमाही में गवर्नमेंट ऑफ यूपी कैश क्रेडिट लिमिट के माध्यम से 4 किस्तों में देती है, लेकिन इसका डाटा किसी वेबसाइट में आपको नहीं मिलेगा कि ये साहब ये जो आपको जो पहली किस्त मिली 10,000 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट की, ये आपने जिले में किस जिले में कितने किलोमीटर कितनी लागत से कोई सड़क बनाई, इसकी जानकारी ना वित्त विभाग को होती है, ना पीडब्ल्यूडी को होती है, ना गवर्नमेंट को होती है। कहीं कोई डाटा नहीं है। और जो पूरा सरकारी तंत्र है वो केवल 2 बातों से बहुत डरता है, पारदर्शिता और जवाबदेही। तो वेबसाइट में अगर सारे डाटा आप दे देंगे तो अफसरों की पारदर्शिता हो जाएगी। और हमारे देश में एक फैशन है कि सरकार की हर कमी का ठीकरा नेता के सिर फोड़ दो कि मंत्री बेईमान है, मुख्यमंत्री अक्षम है, प्रधानमंत्री अक्षम है। लेकिन ये तंत्र तो अफसरों बाबुओं के हाथ में है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल असली जिम्मेदारी तो इनकी है। बिल्कुल। लेकिन ये सब लोग जो सवाल क्या उठाएंगे, साहब विधायकों को पेंशन क्यों मिलती है, ये सवाल उठाएंगे दिनेश। ये कभी अपनी जवाबदेही की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल दिनेश। जो ये बात अभी वीरेंद्र जी ने कही, आपने भी ये बड़ा मारक आपने बात कही थी जब आप लेके आए थे अपनी बात, जिसको लेके हमने आज ये शो किया। ये जो पूरा घटनाक्रम है, खासकर उत्तर प्रदेश में, आप तो एक वेबसाइट का जिक्र कर रहे थे, वीरेंद्र जी ने तो कई सारी ऐसी वेबसाइट बताई जो खुलती नहीं है, जिनका डेटा गायब हो गया। आप भी बता रहे हैं कि डेटा गायब हो गया। तो क्या आप उसके बाद आपसे बात हुई क्या किसी अधिकारी की इस संदर्भ में कि भाई ये जो डेटा है आप अपडेट क्यों नहीं कर रहे थे, और उनका जवाब क्या था? मैं ये जानना चाहूंगा, दर्शक भी ये जानना चाहेंगे। दिनेश जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि सुबह जब ये खबरें चली हैं, कि न्यूज़ पर भी चली है खबरें, तो पता नहीं कैसे आज छुट्टी का दिन है बावजूद इसके एक्शन में आते हैं। दोपहर बाद जब हमारे सचिवालय संघ के अधिकारियों से बात होती है, SOD विभाग में बात होती है, और कई अपर मुख्य सचिव लेवल पे के अफसरों से बात होती है, तो अभी यार आज छुट्टी है, देखते हैं क्या हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब नए डेटे में आए। लेकिन जब मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, उन्होंने स्क्रीनशॉट देखा, उसके बाद पता नहीं फोन नहीं उठाया। 2-3 अधिकारियों ने तो बिल्कुल फोन ही नहीं उठाया। उसके बाद ऐसा घंटे 2 घंटे बाद होता है कि जितनी भी साइटों को मैंने सर्च किया था कि उसमें पुराने डाटे चल रहे हैं। दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री पूर्व थे, लेकिन वर्तमान में उस साइट पे बतौर उप मुख्यमंत्री चल रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आज भी उस साइट में थी, लेकिन सारी साइटें हैक कर ली गई हैं। उनको आप कुछ भी करके खोल लो, खुल नहीं रही है। अच्छा। अधिकारी ही हैं ऐसे, जैसा अभी वीरेंद्र सर ने बताया ना आपको, वीरेंद्र सर ही जैसा बता रहे हैं वीरेंद्र जी, वही सब चीज है। अधिकारियों पर आंख बंद करके सरकारें विश्वास करती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर जगह हर विभाग में नहीं बैठ सकते हैं, हर जगह उनकी नजरें नहीं पहुंच सकती हैं। मोटे मोटे कामों पर पहुंच सकती है, लेकिन हर कामों पर उनकी नजर नहीं हो सकती है। बिल्कुल। तो मंत्री की हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट नहीं थे अभी तक, लेकिन अब प्रतीक दुबे जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रतीक जी, आपका बहुत स्वागत राष्ट्रहित के इस कार्यक्रम में। आपसे यही सवाल है, क्योंकि आज ये सवाल इसलिए मौजूद हो जाता है क्योंकि हमारे सहयोगी ने बताया कि वेबसाइट अपडेट नहीं हो रही है। अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी हैं वीरेंद्र जी, वो भी कह रहे हैं कि बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिन्होंने वेबसाइटें तो तमाम बना ली फैशन के चलते, जो आजकल फैशन है,
लेकिन उसको अपडेट करना, उसको सुरक्षित करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको तेज करना, ये अपने आप में चुनौती है। और साइबर प्रोटेक्शन बिल को लेके जो हमने डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात की थी, उसको लेकर भी बहुत उदासीनता है। इन सारी चीजों को मैं आपसे एक टेक्निकल तरीके से समझना चाहूंगा कि ये डेटा प्रोटेक्शन कितना बड़ा मुद्दा है और इसके लिए आज की तारीख में हिंदुस्तान, भारत या ये तमाम राष्ट्र जो राज्य की सरकारें हैं, ये किस स्थिति में हैं? देखिए, डेटा प्रोटेक्शन इज एक्चुअली वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर में भारत जो कर रहा है और जो और देश कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। भारत को किसी भी पैमाने पे आंकने से पहले भारत को क्या इस समय जो फेस है उसको जानना बहुत जरूरी है। आज से 5 साल पीछे चलते हैं या आज से 8-10 साल पहले चलते हैं, जब डेटा प्रोटेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करता था। उस समय के हिसाब से और आज में एक अंतर, बहुत बड़ा अंतर भारत में आया है। इस चीज को जानने से पहले बाहर क्या हो रहा है और अंदर क्या हो रहा है इस बारे में बात करते हैं। इंडिया से बाहर में सिर्फ 6 ऐसे मेजर कंट्री ग्रुप हैं या कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट्स हैं जहां पे बेहतर तरीके से पहले काम हो रहा था। एक यूरोप का, जो आपका ईस्टर्न और यूरोप का जो पार्ट है, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से पॉलिसीज लाई गई थी। EU GDPR अच्छी तरह लाया गया था। यूएस में बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है। यूएस मेरा मतलब है नॉर्थ अमेरिका, यूएस कनाडा बोथ, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा था। यूके में बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा था। न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, इस क्लस्टर को अगर हम बात करें, ओशिनिया रीजन को, यहाँ पे अच्छी तरीके से काम हो रहा था। चाइना ने बहुत अच्छा काम किया था अपने देश में और रशिया ने बहुत अच्छा काम किया था। ये 6 ऐसे कंट्री ग्रुप की हम बात करें जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ था। अपने देश का डेटा अपने देश के अंदर रहे, इसकी पॉलिसीज थी। बाहर अगर कुछ भी डेटा अगर जा रहा है, डेटा एक्सपोर्ट एंड डेटा इंपोर्ट की जो पॉलिसीज थी उस पर बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने रूल्स को बाइंड करके रखा हुआ था। आज से 8 साल पहले जब मोदी जी का पहला गवर्नमेंट आया सेंट्रल में, उस समय ये हुआ कि यार हमारे इंडिया में भी इंडियन GDPR रूल्स लागू होने चाहिए। इंडिया का डेटा इंडिया के अंदर रहे, प्लस डेटा का माइग्रेशन, अपडेशन, डिलीशन, इन 3 चीजों की बहुत एक अच्छी पॉलिसीज मार्केट में लेके आए ताकि काम अच्छी तरह हो पाए। जी। पहले स्टेज में पॉलिसीज आ गई। इवन अभी मैं हम लोग की डिबेट से लगभग आधे घंटे पहले हम लोग एक टॉपिक पे हम लोग आपस में डिस्कशन भी कर रहे थे जी। और कोइंसिडेंटली उसी चीज पे डिबेट भी हो रही है कि पॉलिसीज तो आ गई थी बट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में नहीं था उस समय। लास्ट 5 इयर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस स्टेज पर इंडिया में पहुंचा है कि ग्लोबल लेवल पे, मतलब मार्क माय वर्ड्स, ग्लोबल लेवल पे 3rd रैंकिंग पे है डेटा प्रोटेक्शन में, डेटा अपकीप में। अच्छा। मैं एज इंडिया का होल की बात कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ उसमें। अच्छा। इंडिया एज अ होल में, इंडिया जो था वो इसको है इस समय लगभग 3rd पे है और विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर इंडिया, मुझे जो लगता है कि वो 1st स्टेज तक भी आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन में ही था कि हीरा नंदानी ग्रुप जो मुंबई का है, वो पनवेल में दे हैव मेड अ वेरी बिग डेटा सेंटर, ठीक है, और Tier 4 डेटा सेंटर उनका है। और अभी नोएडा में उनका एक नया डेटा सेंटर बन रहा है, योटा डेटा सेंटर बन रहा है, जो छोटा मोटा नहीं है, पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। हाँ। नहीं प्रतीक जी बना रहे हैं। हाँ प्रतीक जी, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात है उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ एक्चुअली। जी। ये तो था कि हमारा अपना स्टैंस क्या है, स्टेज क्या है हमारी। बिल्कुल। अब डेटा बात हम लोग करें अगर, तो जितनी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट डिपार्टमेंट बॉडीज जितनी भी हैं, अभी तक उनमें एक ये सेंस नहीं आ पाया है, मतलब बहुत ब्लाइंडली मैं बोल रहा हूँ, एक सेंस उनमें नहीं आ पाया है कि डेटा मीन्स एवरीथिंग। आज के दौर में डेटा इज एवरीथिंग। ये दौर डेटा का है। अगला वॉर भी डेटा पे ही हो रहा है, ठीक। इसका प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, इसके बारे में अगर कोई जो है कंसल्टेंट उनको बताता भी है तो उनको लगता है यार मेरा पैसा खर्च करा रहे हैं। तो ये पैसा खर्च करना नहीं है। आपके यहाँ से 30% से ज्यादा एम्प्लॉय रिडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। आप उनकी सैलरी बचा रहे हैं ना, आप उनकी सैलरी को कहीं यूजफुल चीज में तो खर्च करिए। सही बात। आपका तितर बितर पड़ा हुआ है। मैं चैलेंज करता हूँ, आप प्रोग्राम पे चैलेंज करता हूँ कि आप नेशनली जाइए, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, नॉट मोर देन 15%, 15% से ज्यादा डिपार्टमेंट्स के कंप्यूटर में लाइसेंस सॉफ्टवेयर तक नहीं है। बताइए। आज भी वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल सही। ठीक है, तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो बग्स आएंगे और रैंसमवेयर अटैक्स होंगे और उनके डेटा की ऐसी कम तैसी होगी। सही कह रहे हैं। हरिकिशोर जी, आपकी पहले मुझे बात काटनी पड़ी थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के चलते। ये जो जिक्र किया प्रतीक जी ने कि भाई आप लोग तो पायरेटेड जो आपके सरकारी विभागों में हैं, आप तो उससे जुड़े हुए हैं, ये पायरेटेड आप पायरेसी वाली चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे सुरक्षित होगा ये डेटा वगैरह? और ये जो आप बता रहे हैं, आप पास का आपने जिक्र किया था, तो इस पैमाने पे चीजें हो रही हैं विभागों में, इनके पास भी पैसे की कमी है क्या? नहीं, पैसे की कमी नहीं है किसी के पास, सिस्टम की कमी है खाली। अब मैं फिर से कहूंगा कि अगर ऊपर के अधिकारी सभी लोग चाहें ये होना चाहिए, तो दूसरे कामों की जगह इस पे बरीता देंगे तो निश्चित रूप से नीचे तक जाएगा। लेकिन उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए उनको, और उसी पे काम करने का पूरा होना चाहिए। देखिए, जितने भी आपके कॉमर्शियल हैं या बड़े बड़े घराने हैं या आपके बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, वहां पे सब ठीक है, वहां पैसा भी खर्च होता है, उसके ऊपर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वही भर्ती की जाती है। लेकिन यहाँ हमारे शिक्षा की, जहाँ अब इतना बड़ा डाटा की बात आप कर रहे हैं, तो ये हर एक व्यक्ति के जीवन में जब ये चीज आ रही है तो इनिशियली लाना पड़ेगा आपको 12th में लाना पड़ेगा आपको, उसके बाद डिग्री कॉलेज की शिक्षा है उसके अंदर लाना पड़ेगा, वहां शुरुआत करनी पड़ेगी। आप यहाँ देखिए कि आपके मोबाइल खोलिए, मैसेज में जाइए आप, तो मैसेज में आपको 10-20 मैसेज पर डे मिलेंगे कि साहब आपको 1 लाख की लॉटरी निकल गई है, आपको 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई है। क्या ये दिखाई नहीं पड़ रहा साइबर क्राइम वालों को? क्या यहाँ अगर आप आए, जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, ऑफिस की तो बात ठीक है कि वहां होना चाहिए सुधार, अगर अधिकारी चाहेंगे उसको लीगलाइज करेंगे तो सुधार हो जाएगा। लेकिन ये कोऑपरेटिव नहीं है, ये हमारे लोग जो 70% लोग जो देहात के लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको हम लोग जोड़ रहे हैं, तो वो तो सब ठग जाते हैं, वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। जब हमारे मैसेज में आ रहा है, मैसेंजर में आ रहा है कि भाई 1 करोड़ का लाभ हो गया आपको, आप कितना पैसा, जैसे उनसे बात होती इतना पैसा डालिए, और तुरंत पैसा डालने की बात करते हो, और उसके बाद भी ये क्या साइबर क्राइम का काम नहीं है, लेकिन उसके ऊपर सख्ती नहीं की जा रही है। अगर उसको सख्ती करके उनको बर्बाद किया जाए, उनको नुकसान किया जाए, तो हम समझते हैं कि इसकी कमी आएगी। वो अपने नाम भी बताते, वो कहते हैं मैं बिहार से बोल रहा हूँ, फलाने गांव से, और आप जो कर पाओ उसे कर लेना। एक आध बार झड़प हुई, हाँ प्रतीक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। चाहे कर लीजिए, मैं तो यही काम करूंगा। तो इस तरह का जो हो रहा है, हम समझते हैं कि इसमें हम लोगों को लगना चाहिए और इनिशियली यहाँ से शुरू करना चाहिए, जिससे कि हमारा यहाँ लोगों को जानकारी इसकी मिले। और नेट की प्रॉब्लम जो आपकी आती है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तमाम सारे बैंक में इसका जवाब प्रतीक जी दे रहे हैं। प्रतीक जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? अभी टेलीकॉम सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन ने ये एक नए नॉर्म्स निकाले कि जो भी मैसेज अब करेगा या नए मैसेजेस जिसको भी करने होंगे, एसएमएस के वो क्रेडिट्स खरीदने के बाद में उसको एसएमएस का टेम्पलेट रजिस्टर करना होगा कि वो एक्चुअली भेजना क्या चाह रहा है मैसेज में। अच्छा, उसका रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ नॉर्मली ऐसे नहीं होता कि आप गए और आपने बोला कि हम ये भेजना चाह रहे हैं, हो गया। आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन, आपके पैन कार्ड, आपके आधार कार्ड, आपकी इंफॉर्मेशन, पूरी केवाईसी आपकी सारी टेलीकॉम कंपनीज करती हैं, चाहे वो जियो से करवाइए, किसी से कराइए। वहां पे आप अपने मैसेज का टेम्पलेट रजिस्टर करिए, उसके बाद भेजिए। अगर आप देखेंगे आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले इन मैसेज की बहुत आयात थी, लेकिन ये 1.5 साल में इन जो फ्रॉड मैसेजेस की कमी आई है। ऑल्दो लोन की एप्लीकेशन की मैसेज बढ़ी है कि आपके लिए 1 करोड़ का लोन सैंक्शन हो गया भाई साहब, आप ये हमारे यहाँ प्री अप्रूव्ड लोन है आपके लिए 50 लाख रुपए का, फ्री आपका 50 लाख का क्रेडिट कार्ड आपको मिल रहा है। तो दैट इज समथिंग व्हिच इज लेजिटिमेट, वो सही तरीका है मार्केटिंग करने का। बट जो मैसेज फ्रॉड वाइज पे काम हुआ है, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है। हम लोग जो बात कर रहे हैं डेटा प्रोटेक्शन की, डेटा अपडेशन की, डेटा लीक प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं कि आपका जो डेटा है वो बाहर ना जाए, आपकी बिना अनुमति के आपका जो डेटा है वो सुरक्षित रहे और आपका डेटा प्रॉपर्ली अपडेटेड रहे। उसके लिए सर संस्थाओं को अपनी तरफ से, अपने विवेक से उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, उसमें मैन पावर लगानी पड़ेगी, उसमें क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले तक लोगों का रोना होता था, आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स, मैं बोल रहा हूँ, मेरा रोना ये होता था डिपार्टमेंट्स का कि अरे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जेम पे अवेलेबल नहीं है, जीएफआर रूल्स के हिसाब से परचेज नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज की डेट में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि आज अगर सारे डिपार्टमेंट भरने को बैठ जाएं तो मुझे नहीं लगता कि 20-25% ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भर पाएंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। इससे आगे की बात हम बीरेंद्र जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले यादवेंद्र जी आप बताइए, ये सचिवालय में जो दुश्वारियां हैं, चूंकि आप सचिवालय संघ के अध्यक्ष भी हैं, ये जो दुश्वारियां हैं जो बताया, बीरेंद्र जी ने भी उसकी ओर इशारा किया, दिनेश जी भी वही बात कह रहे हैं कि भैया जो तमाम विभागों की वेबसाइटें हैं उनको अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, उनका डेटा सुरक्षित कैसे कर पाएंगे? ये तमाम अधिकारियों का डेटा है, तमाम योजनाओं का डेटा है, सरकार का डेटा है, लोगों का डेटा है। तो ये परेशानी सचिवालय में
आ रही है और इसके बारे में लोग जान भी रहे हैं, मुद्दा भी उठा रहे हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए प्रतीक जो बता रहे हैं, आप वो चीज तो नहीं कर रहे, आप ये रोना रो रहे हैं वहां के लोग। इसके पीछे की वजह क्या है, मूल वजह क्या है? चूंकि आप वहां रहते हैं इसलिए आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। यादवेंद्र जी, का मतलब यह हुआ कि जो अधिकारी भी बैठे हुए हैं वो अशिक्षित नहीं है, लेकिन वो वास्तव में उस पर डिवोटेड होकर काम नहीं कर रहे हैं। डिवोटेड होकर काम कर रहे हैं तो आप देखिए आईटी प्रोफेशनल भी हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में, मैनेजमेंट के भी लोग हैं उसमें एक से एक क्वालिफाइड लोग हैं उसमें बैठे हुए। ये सिर्फ इच्छा शक्ति का अभाव है और कुछ नहीं है। इच्छा शक्ति अगर इनकी दुरुस्त हो जाए तो तीसरी आंख को, जो आप हैं, हम तो तीसरी आंख है ना, आप सारी चीजों को दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी तनख्वाह अर्जित कर रहे हैं, इनको वो सारी चीजें नहीं दिख रही। मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात पर फोकस कर रहे हैं। अभी हमारे हरकिशोर तिवारी जी ने ये बात कही कि डाटा चुरा लिया जाता है, अब कर्मचारियों के या आम जन की खातों से पैसा निकल जाता है। तरह तरह के फ्रॉड के मैसेज, अभी दुबे जी इस बात को कह रहे थे, जो साइबर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, कि तरह तरह के लिंक आते हैं, उसमें 1 करोड़ रुपए आपका सैंक्शन हो चुका है, 50 लाख रुपए सैंक्शन हो चुका है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यादवेंद्र जी, हमें खत्म करना है। वीरेंद्र जी, आखिरी में बहुत छोटी सी टिप्पणी आपकी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सारी चीजें हैं, ये पैसे का रोना क्यों रो रहे हैं ये लोग? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बहुत संक्षेप में बताइएगा आखिरी में। शिवम जी मुझसे कह रहे हैं? हाँ जी, बहुत संक्षेप में। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी यूपी गवर्नमेंट को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, और अभी भारत सरकार ने डेलोइट नाम की एमएनसी के साथ एक एमओयू साइन किया है। मैं चाहूंगा कि अगर वो वास्तव में बनाना चाहते हैं तो जो बातें अभी प्रतीक दुबे ने कही हैं, अगर सरकार उनको ही मान ले तो किसी भी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। आपको अपने सिस्टम को डिजिटाइज करना होगा, अकाउंटेबल बनाना होगा, ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। सबसे बड़ी चीज यही है, सबसे बड़ी चीज है, आपको अकाउंटेबल होना होगा और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत होगी। बिल्कुल सही बात है। आप सभी मेहमानों को, समय कम है, हम दोबारा जुड़ेंगे वीरेंद्र जी। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ इसमें अपना कीमती समय दिया। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम डेटा प्रोटेक्शन को लेकर गंभीर हों, हमारी सरकार इसको लेकर गंभीर हो और अधिकारी भी इसको लेकर गंभीर हो, क्योंकि उन्हीं के हाथ में विभाग होता है, वो बहुत जरूरी होता है। तो आज के राष्ट्र हित में डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ ये मुद्दा, हालांकि आपने आज फोन नहीं किया, लेकिन आप जरूर फोन करिए इस कार्यक्रम में और जरूर अपनी समस्याएं बताइए, और आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं राष्ट्र हित के बारे में। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार।